संकट में तेल बाजार, भारत है तैयार, क्योंकि एक चुनौतीपूर्ण स्थितियां खाड़ी देशों में बनी हुई हैं। उसकी वजह से दुनिया भर में चिंताएं हैं, लेकिन भारत लगातार तैयारी के साथ काम कर रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय कराते हैं। श्रीकांत माधव वैद्य जी हैं, पूर्व चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा शिवमोय भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। श्रीकांत जी, पहला सवाल यही कि मौजूदा जो संकट है उसके लिहाज से भारत या हम कितने तैयार हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स कितने हमारे काम के लिए मददगार साबित होंगे? धन्यवाद। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि जो अभी मौजूदा संकट है वो सिर्फ खादी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से आने के तेल पे है। और जैसे हमने देखा कि भारत ने ओवर द इयर्स हमारी जो ज्योग्राफी एक्सटेंड की है 40 देशों से कि हम तेल के आयात कर पा रहे हैं, तो ये हमारे एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग सारे 40 देशों से हम लोग तेल आयात कर रहे हैं और गल्फ ऑफ हॉर्मुज से मुश्किल से 40% तेल आ रहा है। तो बाकी 60% जो तेल आ रहा है, मेरी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन हो रही है जो 0.8 मिलियन बैरल्स पर डे है, वो भी बरकरार चल रही है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से देयर इज नो कॉज ऑफ कंसर्न, कोई ऐसे चिंता करने की बात नहीं है। हमारे पास जो मात्रा की तेल की है वो काफी पर्याप्त है एंड इट इज मोर देन अबाउट 75 टू 90 डेज। प्लस हमारे पास कुछ 24-25 दिनों की रिफाइंड प्रोडक्ट्स का भी स्टॉक है। तो ये सारा देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई अभी पैनिक क्रिएट होना चाहिए मार्केट में। वी आर सफिशिएंटली प्रिपेयर्ड टू मीट एनी इवेंचुअलिटी। जी, शिवमोय जी, आपको लगता है कि हम लगभग एक दशक में लगातार देख रहे हैं केंद्र सरकार, मोदी सरकार की जो कोशिश है हमारी एनर्जी बास्केट का डाइवर्सिफिकेशन करना, और जो 27 देशों से हम 40 देशों तक अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पहुंचे हैं, और हमारी जो पॉलिसीज है उसमें हमने एक बड़ा बदलाव भी देखा। आपको लगता है कि यही वो सोच थी जो शायद आज मुश्किल वक्त में हमारे लिए बड़ा कामगार साबित हो रही है? शिवमोय जी। देखिए, भारत अभी पिछले दशकों के मुकाबले भारत अभी दुनिया का अहम ऊर्जा खरीदा बायर है। ये अपने आप में एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है। आपको याद होगा कि 70 मतलब हम जब 70s की बात करें, 80s या 90s में, उस वक्त भारत कितना खरीदता था, वो बहुत छोटा था। हम स्मॉल इकोनॉमी थे, तो उसके चलते हम लोग जितना खरीदते थे उसमें हमारा कुछ ज्यादा दुनिया के गैस, ये ऑयल एंड गैस मार्केट में हमारा कोई धाक नहीं होता था। हम बहुत, जैसे कहते हैं, फ्रिंज प्लेयर्स थे। टुडे इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट बायर ऑफ ऑयल एंड गैस। इसलिए दुनिया के सारे सेलर्स इंडियन मार्केट को अप्रोच करने के लिए ही उत्सुक रहते हैं, उत्सुक हैं। इसीलिए उनका इंटरेस्ट है कि जितना हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे पास सप्लाईज आते रहे, इसी के साथ उनका भी इक्वल इंटरेस्ट है कि वो भी हमारे पास से पहुंचाए। और उस पहुंचाने के, जैसा अभी वैद्य जी बता रहे थे, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही नहीं, वो जिसे कहते हैं सर्किटस रूट लेंगे बाहर से और थोड़ा सा घुमा कर लाएंगे, क्योंकि उनका बिगेस्ट मार्केट चाइना, इंडिया है। इसलिए इस मार्केट को छोड़कर वो कहीं और नहीं जाएंगे, वो कहीं और भागकर किसी और देश में सेल करने नहीं जा रहे, क्योंकि किसी दूसरे देश में खरीदने की कैपेसिटी नहीं है, जरूरत नहीं है। इसलिए इंडिया एज अ फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, इंडिया का जो डिमांड है उसको मीट करने के लिए कंपनीज बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। हाँ, ऑयल मार्केट्स बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है डेली न्यूज से, तो वो उसके लिए जो चेंजेस होते रहते हैं उसके ऊपर हेडलाइंस बनते हैं, तो वो कमेंट्स बनते हैं, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं होती है। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कैपेसिटी किस देश का क्या है उस पर ही मार्केट डिपेंड करता है, उस पर ही कंट्री का कैपेसिटी डिपेंड करता है। तो मुझे नहीं लगता है कि देयर इज एनी मेजर क्राइसिस जिसको हम टैकल नहीं कर पाएंगे। जी, श्रीकांत जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि सरकार ने भी कहा कि जो हमारी रिफाइनरीज हैं वो प्रोडक्शन को बढ़ाएं, 10% अतिरिक्त प्रोडक्शन के साथ हम उनको काम करते देख रहे हैं। सरकार ने कई और भी फैसले लिए, एलपीजी और सीएनजी को लगातार एक तरीके से लोगों को अवेलेबिलिटी बनी रहे। आपको लगता है ये मेजर्स भी हमारे इन तमाम कोशिशों को मदद करते नजर आएंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने हमारे रिफाइनरीज में जो हार्डवेयर चेंजेस करने थे वो हमने किए ताकि हम वाइड वैरायटी ऑफ क्रूड को प्रोसेस करें। मतलब पहले ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिडिल ईस्टर्न क्रूड को हम प्रोसेस करें। अभी हमारे रिफाइनरीज की क्षमता है कि हम लाइटर क्रूड ऑयल जो यूएसए से आता है, ये हेवियर क्रूड ऑयल जो वेनेजुएला से आता है,
सब टाइप का क्रूड प्रोसेस करते हैं। इससे हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो काफी हद तक बढ़ चुकी है। सेकेंडली, जैसे अभी एलपीजी की बात की हमने, अभी एक डायरेक्टिव आई है भारत सरकार से कि सारे रिफाइनरीज में एलपीजी की मैक्सिमाइजेशन करें, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द रिफाइनर्स, पीएसयूज एज वेल एज प्राइवेट कंपनीज। इससे ये होगा कि जो हमारा एलपीजी पूल है वो काफी हद तक बढ़ेगा, बिकॉज एलपीजी जैसे हमने देखा अभी लगभग 65 to 75% कम्स फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो एलपीजी को हमें मैक्सिमाइज करने की जरूरत है। और इसमें एक बात अभी यहाँ बताना चाहता हूं मैं कि लगभग 55% एलपीजी हम डोमेस्टिकली बनाते हैं, सारा इंपोर्ट नहीं होता है। और जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यूएसए से आता है एलपीजी, इट कम्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, जहां भी गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स है वहां से भी एलपीजी आती है। तो अभी हमारे भारत सरकार की कोशिश यही है कि बाकी देशों से हम एलपीजी आयात करें। कुछ फ्रेट ज्यादा होगा, जरा डिस्टेंसेस लॉन्ग होंगे, बट एलपीजी की जो सिक्योरिटी है, एलपीजी का जो स्टॉक होगा वो बरकरार रहेगा ताकि लोगों को परेशानी ना हो। बिकॉज लगभग 90% एलपीजी डोमेस्टिक घरेलू उत्पादन में चली जाती है, जो बहुत ही क्रिटिकल है, एंड भारत सरकार इज टोटली अवेयर ऑफ दिस। So we will ensure whatever way we can to get LPG from other sources other than the Middle East, so that the LPG pool में कमी ना आए और हमारे LPG में पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से बनी रहे। जी शिवमोय जी, क्योंकि जो एक टेम्परेरी फेज इस वक्त चल रहा है खाड़ी देशों में, उसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम में भी हमने लगातार बढ़ोतरी देखी और कई देशों में उसका असर भी हुआ, मतलब वो रिफ्लेक्शन उनके दामों में बढ़ने में भी दिखाई पड़ा। वो कई प्रकार के आसपास के देशों ने जो अपेक्षाकृत बहुत कम आबादी वाले हैं वो एक तरीके से मेजर्स करते नजर आ रहे हैं। बनस्पत भारत इतनी बड़ी आबादी के साथ में अभी वो प्राइसेस पे वो अंतर उस तरह का ऐसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, और उस प्रकार की जो दिक्कतें अन्य देशों में है, कम से कम वैसे हालात भारत में अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है। नहीं, हमें उन दूसरे देशों से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम दुनिया के थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं और वो हमारी आबादी की वजह से, वो हमारे ग्रोइंग जीडीपी की वजह से हमारा पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए आप अभी शुरुआत में ही जो डेटा दिखा रहे थे कि 78 बिटवीन 80 एंड 90 डेज का स्टॉक पेट्रोलियम ये ऑयल रिजर्व्स का, एंड बेसिकली आपको अभी क्या होगा कि यूएसए और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही है उसका रिजल्ट ये होगा कि कुछ दिनों में वो लोग आपस के बीच में ही भिड़ंत रहेंगे। जो उनका होता रहेगा, दुनिया के जो ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं जैसे सऊदी अरेबिया, उनके ऑयल स्टॉक, उनके ऑयल रिजर्व्स प्रैक्टिकली फुल हो चुके हैं। सिमिलरली बाकी सारे का भी वो उस रिजर्व्स को वो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं, वो दे कैन नॉट कैप दैट ऑयल वेल्स, वो लोग उस ऑयल को एक्सपोर्ट करेंगे ही। तो वो ऑल्टरनेटिव रूट्स निकाल रहे हैं कि किस तरीके से ऑल्टरनेटिवली इंडिया में पहुंचा सके। अब जैसे देखेंगे रशिया के साथ इंडिया ने बहुत अभी हाल के 2 दिनों में करीब $30 बिलियन, 30 MMT ऑफ ऑयल इंडिया ने ऑलरेडी खरीद लिया है। सो ऑलरेडी इंडिया अपने जो ऑयल रिजर्व्स है, ऑयल रिजर्व्स को और बढ़ाने का, ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं जो वैद्य आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंडिया के जो रिफाइनरीज का जो कैपेसिटी है उसमें से लेस देन प्रैक्टिकली हाफ इंडिया में खपत होता है, बाकी हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो वी आर क्वाइट सरप्लस। तो इंडिया में कोई शॉर्टेज वाली चीज नहीं है ऑयल एंड गैस की। हम इंपोर्ट करते हैं वो बात अलग है, और उसका एक स्ट्रक्चर बन चुका है कि हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करके प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करके इंडिया में जो जरूरत है वो उसका इस्तेमाल होगा, बाकी एक्सपोर्ट होगा। तो ये कोई शॉर्टेज वाली सिस्टम, ये शॉर्टेज वाली स्ट्रक्चर की इकोनॉमी की बिल्कुल चेहरा नहीं है। जी श्रीकांत जी, पॉलिसी के लेवल पर अगर बात की जाए, आपको लगता है कि जो हमने डाइवर्सिफिकेशन किया ये हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को भी दिखाता है कि हमने 40 देशों तक अपने आप को एक तरीके से आगे बढ़ाया। दूसरी तरफ जो हम खुद को सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार अपने रिफाइनरी के एसेट्स को बढ़ाना, उन फैसिलिटीज़ को बढ़ाना, साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक रिजर्व पे भी बहुत ज़्यादा फोकस गवर्नमेंट का नजर आ रहा। आपको लगता है कि ये एक कंप्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच दिखाई पड़ती है कि हम कभी भी इस प्रकार के संकट में ना हो और हमारे देश को इस प्रकार की चैलेंजेस को फेस ना करना पड़े? लगभग देश में 85 to 89% क्रूड इंपोर्ट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही क्लियर बात है कि हमें अपने तरफ से रिजर्व बढ़ाने चाहिए, बिकॉज इस तरह के जो माहौल है वो कभी भी हो सकता है, एंड वी कैन नॉट बी टोटली डिपेंडेंट ओनली ऑन द डेली स्टॉक्स दैट कम टू द कंट्री। तो हमारे देश ने कई ऐसे एक्शन लिए हैं कि सारे हमारे रिफाइनरीज में हमने प्रोडक्शन स्टोरेज बढ़ाई है, पोर्ट्स में स्टोरेज बढ़ाई है, और जो एसपीआर है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स, वहां भी हमने रखा है। तो ये सारा जो इकोसिस्टम है
वो इस तरह से बना हुआ है कि ताकि हम ऐसे जो शॉक्स आते हैं टेम्पररी, उसको हम फेस कर सकें। उसके बाद हमने बायोफ्यूल्स में पदार्पण किया है। बायोफ्यूल्स आल्सो इज अ वे टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट, बिकॉज उससे भी हमारे इंपोर्ट कम होते हैं और जो हमारे किसान है, जो अन्नदाता है, वो ऊर्जादाता भी बन गया है। उसके बाद हम सोलर, विंड इस तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो हमारे देश में एक होलिस्टिक अप्रोच हो रहा है जी। कि रिन्यूएबल्स को बढ़ाएं, बायोफ्यूल्स को बढ़ाएं और पेट्रोलियम के स्टॉक सभी जगह के हाई स्टॉक्स रखें, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन आए तो हमारे देश को कोई होस्टेज ना बना सके अपने एनर्जी नीड्स के लिए। वी विल बी सेल्फ रिलायंट एंड वी कैन टाइड ओवर एनी क्राइसिस। ये बिल्कुल। एक बहुत ही अच्छी नीति है जो भारत सरकार ने अपनाई है। जी। एंड आई थिंक दैट वी आर पेइंग, और एक इंग्लिश में कहावत है कि इफ यू स्वेट इन द पीस टाइम यू डोंट ब्लीड इन द वॉर टाइम। तो ये ऐसे अभी हो रहा है कि हमने जो पहले तैयारी की है जी। उसका अभी हमें फायदा हो रहा है। बिल्कुल, उस तैयारी का ही नतीजा है कि आज हम इस प्रकार के मौजूदा हालात के बावजूद भी स्थिरता के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त इतनी अनुमति दे रहा है इस विषय पे बात करने के लिए। फिलहाल एक छोटे